सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी और शरद चंद्र चटर्जी दोनों के ही वर्क को, थोड़ी सी बायोग्राफी को भी देखेंगे। अब बंकिम चंद्र चटर्जी का एक वर्क मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे, अपने चैनल पे, जो था आनंद मठ। और इग्नू के सिलेबस में राजमोहन वाइफ लगा हुआ है, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा एक आइडिया है कि इनका जो जॉनरा होता है वो क्या होता है। कहीं ना कहीं बंगाल की जो स्टोरी थी, बंगाल की जो लाइफ थी, उसको डिपिक्ट करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद, तो ही वॉज बॉर्न ऑन 1838, टाइम पीरियड 1838 है, एंड डाइड ऑन 1894 में। ज़्यादा टाइम पीरियड इनका नहीं था इनकी लाइफ का। तो इनको बोला जाता है, ही इज़ एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट इन बंगाल लिटरेचर, बंगाली जितने लिटरेचर है उसमें। और यहाँ तक कि इन्हें बोला जाता है कि ही इज़ द फादर ऑफ बंगाली फिक्शन, हु इज़ नॉन फॉर हिज पैट्रियाटिक बेंट ऑफ माइंड, कि वो किस तरीके से इनके माइंड में जो पैट्रियाटिक फीलिंग थी अपनी कंट्री को लेके, उसके लिए। ऑब्वियसली यू कैन रिलेट दिस थिंग्स, अगर आपने आनंद मठ पढ़ी हुई है तो किस तरीके से उसमें इन्होंने दिखाया है सन्यासी जो मूवमेंट था, जो रिबेलियन था, उन सबको किस तरीके से शो किया है। सन्यासी रिबेलियन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल के बारे में, अगर आप बंगाल हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो। इनकी नावल ऐसा नहीं है कि सिर्फ परफेक्ट होती हैं इन आर्टिस्ट्री, बट दे ऑल्सो परफेक्ट इन ह्यूमर। उसमें ह्यूमर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हो, आपको ह्यूमर भी मिलेगा, आपको जॉयफुल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप रख सकते हो उसे। तो एक तो ये कि जब कोई इंडियन राइटर जब इंग्लिश में कुछ वर्क लिखता है, तो जो उनकी लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन ऑथर्स होते हैं, फिर ब्रिटिश ऑथर्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज से थोड़ा सा स्लाइटली उनकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी ईजी होती है। तो बीइंग एज ए इंडियन हमारे लिए बहुत ईजी होता है कि हम उन चीज़ों को जल्दी से रिलेट कर पाते हैं कि आखिर वो बंदा बोल क्या रहा है, क्योंकि हमें हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड में रहता है, हमें पता होता है। इन्होंने बहुत सारी ऐसे रोमांस नॉवेल्स भी लिखी हैं, उसके बारे में स्टोरीज़ भी लिखी हैं। इनका जो सब्जेक्ट होता है मेनली नॉवेल्स का होता है हिस्टोरिकल, सोशल एंड फिलोसॉफिकल। और स्ट्रेस करते हैं रिनंसिएशन पे, नॉन अटैचमेंट पे। रिनंसिएशन मतलब त्याग दो भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, मोह माया है सब कुछ, ये चीज़ पे फोकस करते हैं। नॉन अटैचमेंट मतलब कि किसी से भी अपने आप को अटैच मत करो। अगर आपने पढ़ी है आनंद मठ, नहीं भी पढ़ी है तो छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। उसमें इन्होंने बता रखा है कि एक सन्यासी रिबेलियन स्टार्ट कर रखा है अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने ऐसे सन्यासी रिबेलियन कर रखा है। सन्यासी क्यों बोला गया है? क्योंकि जितने भी लोग उसमें आते हैं उन्हें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है, वो उनसे नहीं मिल सकते हैं। तो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी जाता है, हालांकि उसकी एक वाइफ होती है, एक बेटी होती है, लेकिन जब फेमिन हो जाता है वहाँ पे बंगाल में, तो उसके बाद वो वहाँ पर चले जाते हैं। और उससे लगता है कि उसकी जो वाइफ कल्याणी है उसकी डेथ हो गई है, तो वो चाहता है कि हाँ वो ज्वाइन कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन उसकी वाइफ की डेथ नहीं हुई होती है। जो भी चीज़ें हैं वो आपको नावल में मिल जाएंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है, आप पढ़ भी सकते हो, टाइम पास हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं है कि कुछ बोरिंग लगेगा आपको। तो रिनंसिएशन का मतलब इन्होंने वही दिखा रखा है कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भैया, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने देश के लिए काम करो। इसमें एक लाइन थी जो कि बहुत फेमस है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। आनंद मठ में स्टार्टिंग में बोला जाता है कि जंगल में से आवाज़ आती है और वो बोल रहा होता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, क्या कर सकते हो। तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी जान दे सकता हूँ कंट्री को आज़ाद करवाने के लिए। तो वो बोलता है कि नहीं, जो आवाज़ आ रही होती है तो वो आवाज़ बोलती है कि जो लाइफ है तुम्हारी वो बहुत ही प्राइसलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा डेडिकेशन चाहिए कि हाँ मैं तुम्हें मार के भी क्या करूँगा, लेकिन तुम्हें डेडिकेट रहना पड़ेगा कि जो तुम चाहते हो रियली, कि तुम सच में चाहते हो अपने देश को आज़ाद करवाना, तो तुम्हारा वो जो टारगेट है मुझे वो चाहिए, तुम्हारी डेथ नहीं चाहिए। तो वो लाइन बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे बताने में वो चीज़ फील नहीं हो पाती है जो चीज़ उसमें बोली गई होती है, क्योंकि बताने में मेरे को चीज़ें याद भी नहीं है कि एग्जैक्ट बोला क्या था, लेकिन जब आप उन लाइन्स को पढ़ोगे ना, आप उन चीज़ों को फील कर सकते हो। अगर मैं इनके कुछ वर्क्स की बात करूँ तो दुर्गेश नंदिनी इन्होंने लिखा है, जो कि इनकी एक एपॉक मेकिंग फर्स्ट हिस्टोरिकल रोमांस है। कपाल कुंडल इन्होंने लिखी है, जो कि इनकी एक लिटरेरी वर्ल्ड में आने वाली की इमेजिनेशन से भरी हुई, विजनरी पावर से भरी हुई नावल है। मृणालिनी इनकी जो है फर्स्ट पैट्रियोटिक नावल है, और उसी पैट्रियोटिक फील्ड में नावल की जॉनरा में इन्होंने आनंद मठ लिखी थी 84 में।
और इस नॉवल के अंदर आपको पता होगा कि ये वंदे मातरम जो सॉन्ग है हमारा, वो इसी नॉवल के बीच में है। आनंद मठ के अंदर ही इस गाने को गाया जाता है। जो सन्यासी हैं वो बार बार इसी गाने को गाते हैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। और जो प्लॉट है नॉवल का वो मेनली बेस है सन्यासी रिबेलियन के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा, जो नॉर्थ बंगाल में उस टाइम पे चल रहा था 1773 के आसपास में। उसके बाद आती है बात द पॉइजन ट्री की। 84 में पब्लिश हुई थी। 1884 में ये एक स्टोरी है हिंदू लाइफ की बंगाल में, जो उस टाइम का टाइम पीरियड, कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड था, 84 के अराउंड का टाइम पीरियड था, उसके बारे में बता रखा है। कृष्णकांत विल 1995 में पब्लिश हुई थी। टू रिंग्स 1897 में पब्लिश हुई थी। ये 18 समथिंग जितना होता है, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मेरे को आदत पड़ रखी है 19 बोलने की। 18 मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर पीछे मैंने कहीं गलती से भी 19 समथिंग बोल दिया है तो आप उसे करेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर सही से लिख दिया है 18 समथिंग में इनके सारे वर्क्स पब्लिश हुए हैं। अब अदर वर्क्स में इन्होंने लिखा है राजमोहन वाइफ 1904 में, देवी चौधरानी इन्होंने लिखी है 1884 में, चंद्रशेखर 1877 में, राजसिम्हा इन्होंने लिखी है 1882 में, ललिता ओमानस 1858 में, लोक रहस्य 1875 में। चलो इनका वक्त हो गया ख़त्म। अब बात करते हैं हम शरत चंद्र चटर्जी की। अब इनके बारे में भी कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, वो क्या है वो हम अभी देखते हैं। इनका बर्थ हुआ था 1876 में, डेथ हुई थी 1938 में। ये भी बंगाली नॉवेलिस्ट हैं, इक्वली पॉपुलर हैं हमारे बाकी के इंडियन स्टेट्स में, अदर पार्ट्स में। और इनकी जो नॉवल है वो बहुत ही फेमस है, इंडियन लैंग्वेज में, बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर ब्राह्मण फैमिली। तो अपनी एजुकेशन के बाद में, स्कूलिंग के बाद में ये अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाते पढ़ाई, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़ जो भी इनके साथ थे, क्योंकि इनकी फैमिली बहुत पुअर थी और गांव में इस तरीके की जॉब्स नहीं होती है टू अर्न समथिंग मोर। तो इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो कंटिन्यू उस तरीके से नहीं करी और इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे ये गए क्योंकि लिविंग के लिए जाना ही था। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत से लोगों से मिले। तो उन लोगों से मिलने के बाद इनका जो माइंड था वो शेप होने लग गया कि ये स्टोरीज़ लिखें, नॉवेल्स लिखें। और उसके बाद इन्होंने देवदास नॉवल पब्लिश कर दी 1917 में। तो देवदास तो भैया आप सबने देखी ही होगी, हालांकि सबने देखी होगी, मैंने नहीं देखी है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मुझे कभी मिल जाए, मैं देख लूँ। जब मेरे पास होती है तो मैं देखती नहीं हूँ, फिर मैं ढूंढती रहती हूँ, मुझे मिलती नहीं है। ऑल्दो मैंने उसकी क्लिप्स देख रखी हैं, कुछ सीन्स देख रखे हैं, पर पूरी मूवी मैंने नहीं देखी है। अब देवदास इतनी फेमस हो गई, शरत चंद्र की इतनी फेमस नॉवल थी, वाइडली ट्रांसलेटेड नॉवल थी, कि इन्हें तो बोला जाने लग गया कि इनके जो वर्क है उस देवदास मूवी को लाइफ दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, जो कि मेरे लिए डिस्क्राइब करती है ये नॉवल एक अ सन ऑफ बंगाली जमींदार जो कि फॉल इन लव विद विलेज गर्ल ऑफ अ पुअर फैमिली। आपको पता है इन सब के रिलेशन, आपने मूवी देख ही रखी है। तो जो हीरो है उसका एक अनहैप्पी रिलेशनशिप होता है जिस प्रॉस्टिट्यूट के साथ। उसके बाद जो हीरो है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाता है और मर जाता है, इस चक्कर में उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके ऊपर मूवी बन चुकी है, आप सबने देख रखी है। उसको छोड़कर इन्होंने एक वर्क लिखा था डेलिवरेंस, और भी ऐसे कुछ वर्क्स हैं जो इन्होंने पब्लिश करे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू राइटर्स वी हैव सम मोर इंडियन राइटर्स जिन्होंने इंग्लिश में वर्क लिखा है। कमला दास के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है मैंने। डिरोजियो बाकी हैं अभी, और अनीता देसाई बाकी हैं अभी, जैसे म्यूजिकल के ऊपर हो चुका है। इनको छोड़ के तोरू दत्त बाकी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। अरुण जोशी हैं, खुशवंत सिंह है, अरुण कोलाटकर है। अरुण कोलाटकर के ऊपर भी मैं बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनके वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क्स इन्होंने लिखे हैं। इनकी पोइट्री बहुत फेमस है और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने डील भी कर रखा है। इनको छोड़ के मुझे नहीं लगता कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ बची होगी जिसके बारे में हमने छोड़ दिया है। आर के नारायण को हम कर लेंगे ऑब्वियसली, रामानुजन को कर लेंगे। अरुंधति राय का एक वर्क है, आप अभी मार्क कर लीजिए कहीं साइड में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत फेमस है। टाइम मिलेगा तो हम इसे ज़रूर कवर करेंगे। बुक का प्राइज़ इसने जीता है 1997 में, और ये क्वेश्चन बार बार नेट के पेपर में तो कई बार पूछा जा चुका है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? अरुंधति राय का वर्क। कॉन्सेप्ट इन्हें किस चीज़ के लिए प्राइज़ मिला है। तो मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।